श्लोक के कहने पर अयान अपने साथ सालू को गेस्ट रूम में लेकर चला जाता है। सालू पहले ही काफ़ी घबराई हुई थी और अब अपने सामने श्लोक और देवनारायण जी को देखकर उसकी उलझन और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो श्लोक को पहचान गई थी कि यह राघव का गुस्सैल बॉस है, जिसके साथ सालू की बहस कुछ दिन पहले ही हुई थी। लेकिन वो यहाँ क्यों है, ये बात सालू को नहीं समझ आई थी। और फिर देवनारायण जी भी इसी घर में है। ये सब चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में श्लोक और देवनारायण जी भी उसी कमरे में आ जाते हैं। सुमन गुस्से में आकर अपने कमरे में चली गई थी। अयान ने सालू को बेड पर बिठा दिया था और खुद एक साइड खड़ा हो गया था। अयान बेटा, आप बताओगे कि सालू तुम्हारे साथ क्यों है और उसे इतनी चोट कैसे लगी? देवनारायण जी ने सवाल पूछा। इससे पहले कि अयान कुछ भी बोलता, श्लोक बीच में ही बोला। वो दादू, कल रात को सालू का एक्सीडेंट हो गया था और किस्मत से अयान वहीं पर मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो वो सालू को हॉस्पिटल लेकर चला गया। तुमको कैसे पता ये सब? देवनारायण जी ने पूछा। मैंने भाई को सारी बात बता दी थी और फिर मैं सालू को पहले से ही जानता हूँ, तो इसलिए मैं उसे घर ले आया। अयान ने बात संभालते हुए कहा। उन लोगों की बातें सुनकर सालू समझ गई थी कि अयान अपने जिस बड़े भाई की बात कर रहा था वो श्लोक ही है और देवनारायण जी इन दोनों के दादाजी हैं। लेकिन श्लोक उसका नाम कैसे जानता है और वो क्यों झूठ बोल रहा है कि सालू का एक्सीडेंट हुआ है? लेकिन वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप बैठी रही। दादू, आपको अब रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को बोला है। अयान, दादू को उनके कमरे में ले जाओ। श्लोक के कहने पर अयान अपने साथ अपने दादू को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में सालू और श्लोक ही बचे हुए थे। सालू डर रही थी कि श्लोक शायद उस दिन की बेइज्जती का बदला लेगा, इसलिए उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे, जिन्हें श्लोक ने भी देख लिया था और वो सालू की मनोदशा भी समझ रहा था। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, श्लोक ने जब यह कहा तो सालू ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ बोलता, दरवाजे पर खड़ी हुई हीर की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी। सालू। हीर अपना गुस्सा श्लोक पर उतारने के लिए अपने कमरे से बाहर आई थी और जब उसे श्लोक हॉल में नहीं मिला तो उसने एक सर्वेंट से श्लोक के बारे में पूछा, जिसने गेस्ट रूम की ओर इशारा करके बता दिया कि श्लोक उस कमरे में है। हीर जब कमरे में पहुंची तो अपने सामने सालू को देखकर हैरान रह गई। हीर दौड़कर सालू के पास गई और उसके गले से लग गई। सालू को आज झटके पर झटके मिल रहे थे। पहले अयान, फिर श्लोक और देवनारायण जी का मिलना, और अब उसकी बहन हीर भी इसी घर में है। लेकिन हीर से मिलकर उसे पिछले 2 दिनों में बीता हुआ सब कुछ याद आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। सालू, तू ठीक तो है ना? ये क्या हाल हो गया है तेरा? चाचा चाची ने क्या किया तेरे साथ? मेरे भागने की ये सजा दी उन्होंने तुझे? रोते हुए हीर ने जब सालू को देखा तो उसके आगे सवालों की झड़ी लगा दी। हीर, संभालो खुद को, और सालू को भी आराम की ज़रूरत है। उसे पैनिक मत करो, श्लोक ने आकर हीर को समझाया। उसकी हालत तो देखिए। श्लोक जी, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और सालू यहाँ कैसे आई? हीर ने श्लोक से सवाल किया। सवाल बहुत सारे हैं भाभी, और अब जवाब हमें भाई ही देंगे। अयान फिर से कमरे में लौट आया था और उसने भी कल रात से अपने मन में चल रहे सवालों का जवाब जानने के लिए श्लोक की ओर रुख किया। सालू ने जब अयान के मुंह से हीर के लिए भाभी शब्द सुना तो उसने हीर को गौर से देखा, तो उसे समझ आया कि हीर की शादी हो चुकी है। लेकिन कैसे? वो तो राघव के घर गई थी ना, तो शादी श्लोक से क्यों? जवाब फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। सालू, तुम बताओ क्या चल रहा है? कौन थे वो लोग जो तुम्हें उठाकर ले गए थे? उनकी क्या दुश्मनी थी तुम लोगों से? श्लोक ने सवाल किया तो सालू हैरान रह गई कि श्लोक कैसे जानता है उसके किडनैप होने के बारे में। मैं नहीं जानती, सालू ने अटक कर कहा। तो श्लोक आगे आया और बोला, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। मैं सच में नहीं जानती कि वो लोग कौन हैं। मेरे माँ पापा न जाने क्यों हीर की शादी उस आदमी से करवाना चाहते थे,
और मुझे जब सच पता चला कि बरमाला पर कोई और दूल्हा होगा जबकि फेरों में कोई और, तो मैंने हीर को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद उस आदमी ने मुझे उठा लिया और मम्मी पापा को धमकी दे दी कि हीर को सौंप कर बदले में मुझे छुड़वा लें। पापा मुझे बचाने के लिए आए थे और उस आदमी ने पापा को चाकू मार दिया, लेकिन पापा ने मुझे उसके चंगुल से बचाकर भगा दिया और मैं अयान जी से टकरा गई और उसके बाद का आपको सब पता है। सालू ने रोते हुए अपनी बात बताई। उस आदमी ने ही मेरे साथ दरिंदगी की है। पापा ही आपको उस आदमी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आप प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, सालू ने आगे कहा। मैं चाह कर भी तुम्हारे पापा से कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। श्लोक ने सालू को सच बता दिया और ये सुनते ही सालू की रुलाई फूट गई। हीर को भी रोना आ गया क्योंकि नीरज जैसा भी था, हीर ने हमेशा उसे अपने पिता के समान प्यार दिया था। अयान ने दोनों को चुप करवाया। मैं जल्दी उस आदमी को पकड़ लूंगा। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ पता होगा इस बारे में, तो मेरी कुछ हेल्प हो जाती, लेकिन अब मुझे अपने लेवल पर ही कुछ करना पड़ेगा, श्लोक ने आगे कहा। भाई, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये दो दूल्हे सालू की किडनैपिंग और ये मर्डर चल क्या रहा है? और भाभी अपनी शादी से भाग कर आई थी, लेकिन आपने तो बताया था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अयान के लिए अभी भी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई थी। अयान को समझ नहीं पाया था अब तक, तो श्लोक ने उसे सच्चाई बताने का फैसला किया और बताने लगा। मैं और हीर एक दूसरे को नहीं जानते थे। हीर की शादी उसके घर वालों ने तय की थी और शादी से ठीक पहले सालू को शादी के नाम पर रची गई साजिश का पता चल गया और उसने हीर को भगा दिया। अपनी जान बचाने के लिए हीर हॉस्पिटल में आकर छुप गई थी और उसी वक्त मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने शादी से इनकार कर दिया था क्योंकि वो सुपर मॉडल बनना चाहती थी और उस समय मेरे लिए शादी करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दादू को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। इसलिए जब मुझे हीर मिली तो मैंने उससे शादी कर ली। उसके बाद मैंने हीर के बारे में पता लगवाया तो मुझे सालू के बारे में पता चला कि उसको वो आदमी उठाकर ले गया है और अब मेरे लिए सालू को बचाना बेहद ज़रूरी हो गया था। हीर के चाचा ने काफ़ी कोशिश की थी हीर को पकड़कर ले जाने की, लेकिन हमारी सिक्योरिटी की वजह से वो लोग हीर तक पहुंच नहीं पाए। आखिर में जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो खुद अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंच गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। आई एम सॉरी सालू, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे पिता के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे आदमी की मैं इज्जत नहीं करता जो अपनी बेटी समान भतीजी का सौदा करे। अफसोस बस इसी बात का है कि अगर वो जिंदा होते तो उस आदमी तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाता जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। खैर, बचेगा वो अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, श्लोक ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। लेकिन भाई, आपको कैसे पता चला कि सालू मेरे साथ है? अयान ने फिर से सवाल पूछा जो कि सालू के मन में भी आया था। मैंने अपने आदमी सालू को ढूंढने के लिए लगा रखे थे और सालू के पापा का पीछा करते हुए वो लोग उस फार्म हाउस में पहुंच गए थे और सालू जब वहां से भागी तो वो लोग उसे बचाने के लिए उस आदमी के गुंडों के पीछे भागे थे और उन्होंने ही तुम्हारे साथ सालू को देखा था और मुझे खबर दी थी। श्लोक ने अब सारी बातें बताई तो यान सालू और हीर के मन में आए सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया था। ओह, तो ये कल गाड़ी में सालू को बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। हे भगवान, इस आदमी के कितने रूप हैं। मैं जब भी इससे नफरत करने लगती हूँ उसी वक्त इसका कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाता है कि मेरे दिल में इसकी इज्जत और बढ़ जाती है और जब इसके आगे कुछ अच्छा फील करने लगती हूँ तो इसका कोई बुरा रूप सामने आ जाता है। करूँ तो क्या करूँ? हीर ने मन ही मन भगवान से अपनी शंका जताई। मैं राघव को कॉल करके यहीं बुला लेता हूँ। आई थिंक उसे अभी तक तुम्हारे साथ हुई इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि वो कल ही इंडिया लौटा है। उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी गर्लफ्रेंड किस तकलीफ में है। तुम्हें भी तो उसकी ज़रूरत है। श्लोक के अगले शब्दों से फिर से हीर और सालू के दिल में हलचल हो गई थी क्योंकि उन दोनों को ही लगने लगा कि शायद श्लोक को हीर और राघव के बारे में सब पता है। राघव कुछ देर पहले यहीं था। अगर मुझे पहले पता होता
कि अयान के साथ तुम हो तो मैं राघव को यहीं रोक लेता। आखिर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा ख्याल रखने की। श्लोक की इस बात को सुनकर सालू को तो समझ आ गया कि श्लोक उसे राघव की गर्लफ्रेंड समझ रहा है, लेकिन हीर को ये बात समझ नहीं आई और वो कुछ बोलती उससे पहले ही सालू ने उसका हाथ दबा दिया। तो हीर चुप रह गई। ओह, राघव को बुलवा लीजिए फिर भाई। इतना बोलकर अयान कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन सालू ने श्लोक को अभी राघव को बुलाने से मना कर दिया और कहा कि वो फिलहाल रेस्ट करना चाहती है और राघव से शाम को मिलेगी। श्लोक भी उसकी ये बात मान गया और हीर को सालू के साथ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। सैगल निवास से निकलने के बाद राघव एक पब में जाकर बैठ गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो गई थी और इस वक्त वो अपने घर जाकर अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता था। उसने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी। कहते हैं कि शराब सब दर्द की दवाई है और वही आज राघव कर रहा था। राघव के हर घूंट के साथ अपने गम और दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा था। राघव के मन में अभी सिर्फ यही चल रहा था कि वो हीर से प्यार कर सकता है। उन दोनों की शादी में कोई अड़चन ना आए, इसलिए वो इस जॉब को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा था। इतने दिन हीर से दूर रहा ताकि इस डील को पूरा करके प्रमोशन पा सके और फिर हीर का हाथ मांगने जाए। लेकिन हीर ने क्या किया? बिना राघव को बताए उसकी गैर मौजूदगी में उसी के बॉस से शादी रचा ली। हीर ने यह शादी किस वजह से की थी ये तो राघव नहीं जानता था, लेकिन हीर के गले पर बने हुए निशान देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था और उसके दिल में एक अलग ही ख्याल आ रहा था कि हीर ने उसके साथ बेवफाई की है। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था हीर कि तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और से शादी कर ली? क्यों खुद को किसी और को सौंप दिया तुमने इतनी जल्दी? क्या इतना आसान था तुम्हारे लिए मुझे भुला देना? एक बार भी तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल नहीं आया? आज तक कभी भी मैं तुम्हारे करीब नहीं गया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी शादी से पहले कुछ भी करना। मेरा चाहे कितना भी मन क्यों ना हुआ हो तुम्हें किस करने का, लेकिन हमेशा मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया, यह सोचकर कि जब तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं क्यों ज़बरदस्ती करूं। लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया हीर। मेरे ही बॉस को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली और उससे यह सच भी छुपा लिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है, ये तुमने आज साबित कर दिया। लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी हीर। तुम मेरी नहीं हुई तो श्लोक के साथ भी मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। गुस्से में आकर राघव ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वो हीर को सबक सिखाएगा। सहगल निवास। सालू और हीर को अकेला छोड़कर श्लोक अब अयान के कमरे की ओर बढ़ गया था। अंदर कमरे में अयान बेड पर लेटा हुआ पंखे को एकटक देख रहा था, जबकि उसके पैर अभी भी बेड से नीचे लटके हुए थे। श्लोक उसके पास गया और उसकी एक साइड बैठ गया। बुरा लगा तुझे सालू के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर? श्लोक ने जैसे ही ये कहा तो अयान झटके से उठकर बैठ गया। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अयान ने जवाब दिया तो श्लोक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, तो यूं चला क्यों आया तू वहां से? क्योंकि मैं थक गया था और वैसे भी उस छिपकली के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अयान ने सफाई दी तो श्लोक बोला, इतनी तो सुंदर है फिर छिपकली नाम क्यों? जब भी हम लोग मिले थे पहले तो उसका और मेरा झगड़ा ही हुआ था। उसका बस चले तो वो मेरा सर फोड़ दे, लेकिन इस बार मैं बच गया क्योंकि वो खुद मुसीबत में थी और मैंने उसे बचाया। तो अभी कुछ दिनों तक वो मेरी एहसानमंद रहेगी। बोलते हुए अयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जिसे श्लोक ने भी नोटिस कर लिया था। फिर भी बेचारी को छिपकली बोलना तुमको नहीं लगता ज्यादा रूड हो गया? श्लोक ने कहा तो अयान बेड से उठकर उनके सामने आ गया और बोला, कोई बेचारी नहीं है ये लड़की। वो मुझे मगरमच्छ बुलाती है और जब देखो सामने वाले का बैंड बजाती रहती है। उसकी बात सुनकर श्लोक को हंसी आ गई और वो बोला, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है इस बारे में। इसने मेरी भी बहुत बेइज्जती की थी एक बार मॉल में। बाप रे, वो दिन भूल नहीं पाता हूँ मैं आज भी। कितना सुनाया था उसने मुझे कि मैं उसके और राघव के बीच आग लगाने का काम करता हूँ। राघव का नाम सुनकर अयान का मुंह बन गया और वो बोला,
मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि यह हीर भाभी की बहन है। कहाँ हीर भाभी इतनी शांत और सुलझी हुई और कहाँ ये छिपकली। हीर और शांत, वहम है ये तुम्हारा। सुनाने के मामले में वो इससे 2 कदम आगे है मेरे भाई। वो तो नींद में भी शांत नहीं रहती। रात में बेड पर तकियों की दीवार बनाती है और खुद ही उसे तोड़कर नींद में मेरे पास आ जाती है और सुबह मुझसे झगड़ा करती है कि आप मेरे करीब क्यों आए। सिलोक फिलो फिलो में बोल रहा था जबकि अयान मुंह फाड़कर सिलोक को देख रहा था। जब सिलोक का ध्यान अयान की ओर गया तो वो चुप हो गया। सीरियसली, तकियों की दीवार? ईयान ने पूछा तो श्लोक झेप गया और बोला, बिना मर्जी की शादी में ऐसा ही होता है। मैं बस दादू की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए हीर को ले आया था और किस्मत से हीर उनकी पसंद की लड़की निकली तो मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन यह सच कभी भी दादू और मिसेस सहगल के सामने नहीं आना चाहिए। अयान, डोंट वरी भाई, लेकिन सच में जब मैंने पहली बार भाभी को देखा था तूने आपके लिए ही इमेजिन किया था और किस्मत ने आप दोनों को मिला दिया। अयान ने कहा तो श्लोक हैरान रह गया। पता नहीं मेरी किस्मत में हीर कब तक साथ रहती है। श्लोक ने थोड़ी उदास आवाज में कहा तो अयान ने पूछा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? आप अब तो आपकी शादी हो गई है ना भाभी से, तो अब तो वो हमेशा आपके साथ ही रहने वाली हैं। नहीं अयान, मैं हीर को उसकी मर्जी के बगैर अपने साथ नहीं रखूंगा। वो दादू के लिए इस घर में है और उनके जाने के बाद शायद वो भी चली जाएगी। ये बोलते हुए श्लोक के चेहरे पर एक दर्द सा आ गया था। अयान उसके पास आया और उसने श्लोक को गले लगा लिया। भाई, मेरा दिल कहता है कि भाभी आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी और फिर मैं हूं ना, आप लोगों को एक करने के लिए। ऐसे ऐसे प्लान बनाऊंगा कि भाभी आपके पास दौड़ी दौड़ी आएंगी। अयान ने श्लोक को हिम्मत देने के लिए जैसे ही यह कहा तो श्लोक को वो होटल का रूम सजाने वाली बात याद आ गई और उसने अयान के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तुम मेरे मामले में दूर ही रहना। क्यों भाई? अयान ने हैरान होते हुए पूछा तो श्लोक बोला, क्योंकि तुम्हारे किए हुए कांड का बिल तो वो तीखी मिर्ची मुझ पर फाड़ती है। क्या जरूरत थी तुझे वो होटल रूम डेकोरेट करवाने की? तुझे पता है, हीर को लगा मैंने वो रूम सजवाया है ताकि उसको घर से दूर ले जाकर हासिल कर सकूं। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में मेरे लिए जो गलतफहमी पैदा हो गई है वो कब खत्म होगी। कैसी गलतफहमी? अयान ने पूछा तो श्लोक ने हीर से अपनी हुई पहली मुलाकात से लेकर जबरन शादी करने तक की सारी बात बता दी और अयान हैरान रह गया कि उसका भाई जो हर चीज़ सही कर सकता है वो हीर के सामने हर बार खुद को खुद ही गलत साबित करता रहा और इस चीज़ को वो अब तक सही नहीं कर पाया। वो मुझे लड़कियों के साथ खेलने वाला इंसान समझती है जो लड़कियों की फीलिंग्स की कदर नहीं करना जानता, जबकि हकीकत कुछ और ही है। तो अब ऊपर वाला जाने उसकी ये गलत फहमी कब दूर होगी। इतना बोलकर श्लोक अपने कमरे में चला गया जबकि अयान वहीं बेड पर बैठकर श्लोक और हीर के बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ सालू के कमरे में हीर और सालू साथ में बैठकर बीते 2 दिनों में जो भी हुआ उस बारे में बातें कर रही थी। हीर ने सालू से पूछा कि उसके जाने के बाद घर में क्या क्या हुआ, तो सालू ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे वो छोटा ठाकुर हीर के पीछे पागल है और वो सालू को भी नहीं छोड़ने वाला था। आखिर ऐसा क्या हो गया था सालू कि चाचा चाची ने मेरा सौदा कर दिया? क्या उन्हें अपने भाई की इज्जत अपनी इज्जत नहीं लगती थी? उनकी वजह से सबको कितना कुछ झेलना पड़ा और खुद की जान से हाथ धोना पड़ा। हीर ने कहा तो सालू ने रोते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तूने मुझे उस समय रोका क्यों जब श्लोक जी तुझसे कह रहे थे कि तू राघव जी की गर्लफ्रेंड है? और ये क्या कंफ्यूजन है? हीर ने पूछा। उस दिन जब हम मॉल में गए थे ना, राघव जीजू से मिलने, तब उन्होंने अपने बॉस को वहां देख लिया था और उनसे छिपने के लिए वो मुझे लेकर लिफ्ट में घुस गए। वहीं श्लोक जी आ गए और उनके साथ मेरी बहस हो गई थी। शायद उस समय उन्हें यह गलत फहमी हो गई कि मैं राघव जीजू की गर्लफ्रेंड हूँ और अभी भी वो यही समझते हैं। तुझे मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि मुझे पहले तेरी शादी का सच जानना था और अगर अभी हम बताते कि मैं नहीं बल्कि तू राघव जीजू की गर्लफ्रेंड है तो क्या पता श्लोक जी उन्हें जॉब से निकाल देते।
क्योंकि तू ही बोलती थी कि राघव जीजू का बॉस जल्लाद है। यार मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हीर ने दुखी स्वर में कहा तो सालू बोली, तू तो राघव जीजू के घर गई थी ना उस रात, तो फिर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई तू? और ये शादी, वो भी एक अनजान आदमी से? हीर ने फिर सालू को बताना शुरू किया कि कैसे राघव की माँ ने उसकी बेइज्जती करके उसे अपने घर से निकाल दिया और गुंडों से बचने के लिए कैसे वो भागकर हॉस्पिटल में छुपी और श्लोक का उससे मिलना, फिर झगड़ा और गुस्से में आकर श्लोक का शादी करने का फैसला, और हीर की मजबूरी क्योंकि श्लोक ने उसे फिर से घर भेजने की बात बोल दी थी। सारी बात सुनने के बाद सालू बोली, तो इसका मतलब श्लोक जी ने तुझसे जबरदस्ती शादी की है? कहीं उसने तेरे साथ कुछ और? सालू की बात को बीच में काटकर हीर जल्दी से बोली, नहीं नहीं सालू, श्लोक जी ने अभी तक मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की सिवाय शादी करने के। वो भी उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनके दादू के पास वक्त बहुत कम है और उनकी आखिरी इच्छा श्लोक जी की शादी देखने की थी। ये जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो इन्हें आखिरी मौके पर धोखा दे गई, तो ये भी क्या करते? हीर, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सालू ने पूछा। मैं राघव जी को बुला नहीं पाई हूँ और इतनी जल्दी श्लोक जी को अपना भी नहीं पाऊंगी। दूसरी बात, मुझे आज ही पता चला कि राघव जी का वो खड़ूस अड़ियल बॉस ही मेरा पति है, तो मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब मैं उनसे इस बात के लिए झगड़ा करने आई तो तू यहाँ मिल गई, जो कि श्लोक जी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। कुल मिलाकर उन्होंने मुझसे जबरन शादी की, जिससे मैं राघव जी की नज़रों में गलत बन गई हूँ। लेकिन सोच, अगर उस रात मुझे श्लोक जी ना मिलते और ये शादी ना होती, तो वो आदमी मुझे भी ढूंढकर अपने साथ ले गया होता और फिर ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो सकता था। जबकि श्लोक जी ने बिना मेरी मर्जी मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं श्लोक जी से नफरत करूं या फिर आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि अब राघव जी से भी सामना होता रहेगा तो मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होने वाला है। मेरी शादी से पहले तक श्लोक जी से 3 मुलाकात हुई थी। पहली बार वो किसी लड़की को लिफ्ट में किस कर रहे थे, दूसरी बार उन्होंने मुझे जबरन किस किया और तीसरी मुलाकात में मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। लेकिन जिस लोक सहगल के साथ मैं रह रही हूँ वो अलग है। पिछले 2 दिनों में श्लोक जी ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कल जब हम मंदिर जा रहे थे तब भी वो तुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तुझे बचाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है सालू कि श्लोक जी का कौन सा रूप सच्चा है, वो जिनसे मैं पहले मिली हूँ या फिर ये जिनके साथ मैं अब रह रही हूँ। हीर ने कहा। हीर, हो सकता है पहले जब भी तुम लोग मिले हो उस समय हालात ऐसे रहे हों कि श्लोक जी ना चाहते हुए भी तेरी नज़रों में गलत बन गए हों, क्योंकि अच्छा होने का दिखावा इंसान 1-2 बार कर सकता है, रोज रोज नहीं। कुछ भी बोल हीर, लेकिन आज तू श्लोक जी की वजह से सेफ है और मैं भी, क्योंकि वो ठाकुर राक्षस है। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हें लेकर एक अलग ही पागलपन है। वो शांत नहीं बैठेगा और तुम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा हीर। यह सब बोलते हुए सालू कांपने लगी तो हीर ने उसे संभाला। हीर को सालू की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने अयान को उसके कमरे में बुलाया और फिर अयान ने सालू को दवाई देकर सुला दिया। इसके बाद अयान ने हीर से कहा कि वो भी अब रेस्ट कर ले, क्योंकि सालू शाम तक नहीं उठने वाली। हीर और अयान अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। इधर श्लोक कुछ उदास सा हो गया था, यह सोचकर कि कभी न कभी हीर भी उसे छोड़कर चली जाएगी और वो फिर से अकेला हो जाएगा। जिंदगी में पहली बार उसे भी जिंदगी जीने में मजा आ रहा था। भले ही उसके और हीर के बीच नोक-झोंक चलती रहती थी, लेकिन एक रौनक सी आ गई थी उसकी बेरंग जिंदगी में। और फिर हीर के करीब होने का एहसास श्लोक के सीने में धड़कनों के शोर को बढ़ा दिया करता था। सब कुछ कितना अच्छा है, काश कि ये सब हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। काश जिस प्यार की चाहत मुझे हमेशा से रही है तुम बिल्कुल वैसी ही हो हीर। मेरे बिना कहे तुम कान में समझ गई थी कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुमने मेरा हाथ थाम लिया था। बस वैसे ही तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम लो। जिस तरह होटल के कमरे में तुम सब कुछ भूलकर मेरी बाहों में सिमट गई थी,
वैसे ही दिल चाहता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे सीने से लग जाओ। बहुत अकेला हूँ मैं हीर, कभी किसी से कहता नहीं, लेकिन मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। श्लोक अपने कमरे में सोफे पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था और अपने मन में यह सब बातें सोच रहा था, और अचानक से हीर ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया। हीर जब अपने कमरे में जा रही थी तो वो सिर्फ सालू की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। सालू कितना ज्यादा पैनिक कर गई थी उस ठाकुर के बारे में सोच कर ही। हीर को भी अब घबराहट होने लगी थी कि अगर जो सालू ने कहा है वो सच हो गया तो उसे कौन बचाएगा। यही सब सोचते हुए वो अपने कमरे में आई, जहाँ श्लोक सोफे पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे देखते ही हीर के दिल को सुकून आ गया और उसने जल्दी से श्लोक के पास जाकर उसके सीने पर अपना सर रख दिया। श्लोक, जो पहले से ही हीर के ख्यालों में ही डूबा हुआ था, उसे जब एहसास हुआ कि कोई उसके सीने पर सर रखकर उसके पास बैठा हुआ है तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हीर खुद से उसके सीने से लगी हुई है। कल रात की बात को ध्यान में रखते हुए इस बार श्लोक ने हीर को बिल्कुल भी नहीं छुआ, बल्कि उसके हाथ अभी तक हवा में ही थे। लेकिन जब हीर के आंसुओं से उसकी शर्ट गीली हुई तो उससे रहा नहीं गया और उसने हीर की बाजुओं से उसे पकड़कर खुद से हल्का सा दूर किया। श्लोक ने हीर के चेहरे को ऊपर किया और उससे पूछा, क्या हुआ है हीर, क्यों रो रही हो तुम? वो मुझे ले जाएगा श्लोक जी। सालू ने बताया है मुझे कि वो आदमी मुझे पाना चाहता है। वो मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मुझे ले जाएगा और मेरे साथ। हीर रोते हुए बोल रही थी और श्लोक को उसका रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए हीर अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही श्लोक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। न जाने कितनी ही देर तक श्लोक ने हीर को इसी तरह अपने करीब रखा और इस बार हीर ने कोई विरोध नहीं किया। उसे श्लोक का उस पर यूं प्यार जताना अच्छा लग रहा था। हीर इन पलों में अपनी सारी प्रॉब्लम और दुख को भूल गई थी। हीर ने अपने हाथ श्लोक की पीठ पर कस दिए और श्लोक उसके बालों को सहलाता रहा था। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो हीर ने शर्म की वजह से अपनी नजरें झुका लीं। श्लोक ने हीर का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। भरोसा रखो मुझ पर, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन सालू, हीर ने आगे बोलना चाहा तो श्लोक ने उसे रोक दिया और बोला, सालू अब से हमारे साथ रहेगी इसी घर में। वो यहाँ सेफ है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस आदमी को तो मैं जल्दी ही पकड़ लूंगा और उसका हिसाब भी पूरा करूंगा। श्लोक की बातें सुनकर हीर को अब कुछ तसल्ली हुई। अब वो शांत हो गई थी तो श्लोक बोला, एक बात कहूँ तुमसे? जी कहिए, हीर ने कहा। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। श्लोक ने प्यार से हीर को देखते हुए कहा तो हीर हैरानी से श्लोक को देखने लगी, और जब उसने देखा कि श्लोक उसे बेहद प्यार से देख रहा है तो उसकी नजरें अपने आप झुक गईं। श्लोक ने उसके चेहरे को एक बार फिर से अपनी ओर कर लिया था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसका फोन बजने लगा और हीर जल्दी से वहां से उठकर बाथरूम की ओर भाग गई। श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर उसने फ़ोन देखा तो सचिन का कॉल आ रहा था। श्लोक ने उससे कुछ बात की और फिर बाथरूम के दरवाजे पर आकर नॉक किया। हीर, जो कि उसी दरवाजे से लगकर खड़ी हुई थी, वो चौंक गई थी। मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है तो मैं जाकर आता हूँ। तुम ख्याल रखना अपना। इतना बोलकर श्लोक वहां से चला गया, जबकि हीर अभी तक अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, इस जल्लाद के सीने में भी दिल है। कितने प्यार से देख रहे थे ये मुझे। अगर मैं कुछ और देर रहती तो न जाने क्या हो जाता। क्या हो गया था मुझे जो श्लोक जी के छूने भर से मैं अपना सारा दुख भूल गई। कल रात को भी उन्होंने इसी तरह मुझे शांत कर दिया था और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहली बार जब इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती किस किया था उसमें और पिछले 2 दिनों से किस में बहुत फ़र्क है। प्यार महसूस होता है मुझे श्लोक जी का। तो क्या वो मुझसे प्यार, लेकिन 2 दिन में ही प्यार कैसे हो सकता है? हीर अपनी उलझन में फंसी हुई थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि श्लोक के दिल में उसने पहली मुलाकात से ही
अपनी जगह बना ली थी, जिसका एहसास श्लोक को भी उस समय नहीं हुआ था। दूसरी ओर श्लोक अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बार बार हीर का शर्म से नजरें झुकाना याद आ रहा था। कितने खूबसूरत पल होते हैं जब श्लोक हीर की मर्जी से उसके करीब जाता है और हीर भी उसे खुद पर हक जताने देती है। श्लोक इतना तो समझ गया था कि हीर को शांत करने का उसका यह तरीका हीर को पसंद आया है, लेकिन क्या इसे वो प्यार की शुरुआत माने या नहीं, यह बात अभी हीर के दिल में ही है। इसलिए श्लोक को फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। सचिन ने श्लोक को एक पब में मिलने के लिए बुलाया था और यह वही पब था जिसमें राघव गया हुआ था। सचिन ने मीटिंग एक प्राइवेट रूम में रखी हुई थी, इसलिए श्लोक सीधा उस रूम की ओर चला गया। रूम में सचिन उसका पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्या रिपोर्ट है सचिन? श्लोक ने सचिन से हाथ मिलाते हुए पूछा। बॉस, सबसे पहले तो मैं नीरज के घर गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उसका पूरा घर जल चुका है। यह काम भी उस ठाकुर का ही है। मैं पता लगा चुका हूँ इस बारे में, सचिन ने बताया। नीरज की बीवी? श्लोक ने आगे पूछा। कल जब नीरज घर से निकला था, उसके बाद उसकी बीवी एक बैग लेकर घर से निकल गई थी और वापस लौटकर नहीं आई है। वो कहाँ गई है इसका मुझे आइडिया नहीं हो पाया है अब तक, सचिन ने जवाब दिया। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला जो इस सब के पीछे है? श्लोक ने अगला सवाल पूछा। ब्रजेश ठाकुर और उसका बेटा वीरेंद्र ठाकुर। सचिन ने जब यह नाम लिया तो श्लोक के चेहरे के भाव बदल गए। अब श्लोक के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए थे। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थीं। उन लोगों का हीर से क्या कनेक्शन? श्लोक ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। ये तो नहीं पता चल पाया है। नीरज और उसकी बीवी ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। नीरज मारा गया और भवानी का कुछ अता पता नहीं है। मैंने अपने सोर्स लगा रखे हैं, कभी ना कभी तो कुछ पता चल ही जाएगा। एक बात और है। बोलो, श्लोक ने कहा। बीरेन ठाकुर ने अपने आदमी लगाए हुए हैं हीर को खोजने के लिए। हीर को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने खुद पता लगाया है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ब्रजेश ठाकुर बहुत पावरफुल आदमी है। सचिन अभी बोल ही रहा था कि श्लोक ने हाथ दिखाकर उसे चुप करवा दिया। वो कौन है और क्या है, वो सब मैं पहले से ही जानता हूँ। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हीर पर अपना साया भी डाल सके। ठाकुरों के दिन पूरे हो गए हैं और अब उन बाप बेटों का अंत भी नज़दीक है। हीर सिर्फ मेरी है और उस पर कोई भी गलत नज़र डालेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। श्लोक बेहद गुस्से में बोल रहा था। लेकिन तुम कैसे जानते हो उन लोगों के बारे में? इस बार सचिन हैरान रह गया था कि जिन लोगों के बारे में वो इतनी मेहनत से पता लगा कर आया था, श्लोक तो उनके बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। बहुत पुराना हिसाब बाकी है उन लोगों से मेरा। खैर, फिलहाल तुम्हें नीरज की पत्नी को ढूंढना होगा ताकि हम जान सकें कि वो लोग हीर का सौदा क्यों कर रहे थे, श्लोक ने सचिन से कहा। ओके बॉस, इतना बोलकर सचिन वहां से चला गया। श्लोक कुछ देर वहीं बैठा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसकी आंखों के आगे कुछ धुंधले चेहरे घूम रहे थे। श्लोक ने जब अपनी आंखें खोली तो वो गुस्से से लाल हो गई थी। वो खुद से ही बोला, बस ब्रजेश ठाकुर, बहुत खेल खेल लिया तूने, लेकिन अब और नहीं। हर बार तेरा निशाना मेरा परिवार नहीं बनेगा। तेरा हीर के पीछे आना और हीर का मुझसे मिलना उस ऊपर वाले का इशारा है कि तेरा अंत मेरे हाथों से लिखा है। तेरे उस बेटे का तो मैं वो हाल करूँगा कि उसकी रूह कांप उठेगी और वो कोसेगा उस दिन को कि उसने हीर के बारे में कुछ भी सोचा ही क्यों। कुछ देर बाद श्लोक भी उस रूम से बाहर आ गया और वो पब से बाहर की ओर जा ही रहा था जब उसकी नज़र बार काउंटर पर पड़ी, जहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उत्सुकतावश श्लोक के कदम भी उस ओर उठ गए और जब श्लोक वहां पहुंचा तो देखा पब वाले राघव को घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक ने जब राघव की ऐसी हालत देखी तो वो जल्दी से आगे आया और राघव को संभाला। श्लोक को देखकर पब का मैनेजर और बाकी स्टाफ सकते में आ गया। वो लोग जल्दी से श्लोक की तरफ
आगे आए और राघव को उठाने में उसकी मदद करने लगे। दो लड़कों ने राघव को दोनों तरफ से पकड़कर खड़ा किया। यह क्या तरीका है अपने कस्टमर के साथ बिहेव करने का? श्लोक ने गुस्से से कहा। सर, वो ये सर पिछले 2 घंटे से लगातार पिए जा रहे हैं और जब हमारे आदमी ने और दारू देने से मना कर दिया तो ये झगड़ा करने लगे और बिल देने से भी इनकार कर दिया। इसलिए मैनेजर ने दबी हुई सी आवाज में कहा, इसका बिल सहगल डायमंड के ऑफिस में भिजवा देना। कल तक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा पेमेंट। इतना कहकर श्लोक अब राघव की ओर बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तो राघव उसके घर से ये कहकर निकला था कि वो घर जा रहा है क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें राघव की ज़रूरत है। तो फिर यह सब क्या है? वो राघव को अपने कंधे का सहारा देकर बाहर की ओर ले जाने लगा तो राघव अर्धबेहोशी की हालत में ही बड़बड़ाने लगा, तुम मुझे चीट नहीं कर सकती। मुझ में क्या कमी है, क्या नहीं है मेरे पास? उसके सब सुनकर श्लोक चौंक गया और उसने राघव के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, राघव, आर यू ऑल राइट? किसने चीट किया है तुमको? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? इससे ज़्यादा कुछ श्लोक बोल नहीं पाया क्योंकि राघव ने श्लोक के कॉलर को कसकर पकड़ लिया था, जो कि श्लोक के लिए भी चौंकाने वाली बात थी क्योंकि श्लोक के गिरेबान पर हाथ डालने का दम किसी में भी नहीं था। राघव ने श्लोक को पहचान लिया था और वो बोला, मिस्टर श्लोक सहगल, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं खरीद सकता आदमी? आपने मेरी गर्लफ्रेंड को ही खरीद लिया। वो मुझे छोड़कर आपके घर जाकर बैठ गई है, इसलिए विदेश भेजा था आपने मुझे। नफरत करते थे ना आप तो मेरी गर्लफ्रेंड से? तो फिर उसको? इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो नशे की वजह से बेहोश हो गया था। श्लोक तो हैरान रह गया था राघव के इल्जाम सुनकर। वो सोचने लगा कि राघव को कैसे पता चला कि सालू श्लोक के घर में रह रही है। उसने राघव को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके चेहरे की ओर देखने लगा। राघव इतना समझदार लड़का है और आज की उसकी हरकत श्लोक की समझ से परे है क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता था कि राघव उसके साथ बदतमीजी करेगा। वो गुस्से से मन में बोलने लगा, इस राघव का दिमाग खराब हो गया है। यह सोच भी कैसे सकता है कि मैं सालू को अपने साथ रखूंगा ताकि वो राघव से दूर हो जाए। क्या बोल रहा था ये कि मैंने अपने पैसे से इसकी गर्लफ्रेंड को खरीद लिया? बेवकूफ़ कहीं का। इसकी आज की हरकत की सज़ा तो इसे मिलकर रहेगी। श्लोक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। सामने एक घर बना हुआ था। वो गाड़ी से उतरा तो 4-5 आदमी दौड़कर उसके पास आ गए और श्लोक को सलाम करने लगे। श्लोक बोला, गाड़ी में जो आदमी लेटा हुआ है उसे दूसरे कमरे में सुला देना और नज़र रखना उस पर। श्लोक इतना कहकर घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर वो सामने बने हुए एक कमरे की ओर चला गया। उस कमरे के दरवाजे पर 2 आदमी खड़े हुए थे। उन्होंने श्लोक को झुककर नमस्ते किया तो श्लोक ने दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। एक आदमी ने कमरा खोल दिया तो श्लोक अंदर चला गया और उसके पीछे वो दोनों आदमी भी आ गए। सामने एक कुर्सी पर बंसल, जिसने होटल में हीर और श्लोक पर हमला करवाया था, वो बांध कर रखा था। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह चोट और मारपीट के निशान थे। श्लोक राजा की तरह जाकर उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया था। उसने अपने आदमियों से पूछा, मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रखी ना बंसल साहब की? उसके जवाब देने से पहले बंसल बोलने के लिए छटपटाने लगा क्योंकि उसका मुंह बांध कर रखा हुआ था। श्लोक ने इशारा किया तो उसके आदमी ने बंसल के मुंह की पट्टी हटा दी तो वो बोला, सैगल, तू ये ठीक नहीं कर रहा। मुझे यूं कैद में रखकर तू मेरे भाई के गुस्से को भड़काने का काम कर रहा है। तेरी उस लैला को मेरा भाई नोच। उसकी बाकी बात उसके मुंह से निकल ही नहीं पाई क्योंकि श्लोक ने एक तगड़ा पंच उसके मुंह पर जड़ दिया था। श्लोक ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और मुंह ऊंचा करके बोला, एक बार पहले भी बोला था कि अपनी गंदी जुबान से मेरी हीर के बारे में कुछ मत बोलना, और इतनी खातिरदारी करने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया शायद। इसके बाद श्लोक ने उसके हाथ पैर खोल दिए और बोला, आज से तू आज़ाद है। भाग जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए।
दर्द से बिलखते हुए बंसल उठने लगा और दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसके निकलने के बाद श्लोक ने किसी को फ़ोन मिलाया और बोला, वो निकल गया है यहाँ से, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। बंसल श्लोक के कब्जे से छूटकर अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। वो नहीं जानता था कि ये कौन सा रास्ता है या उसे किस जगह लाया गया था, लेकिन वो श्लोक की पहुंच से दूर जाना चाहता था। दौड़ते हुए वो सड़क पर आ गया था, जो कि कोई हाईवे लग रहा था। बंसल अपने भाई के पास जाना चाहता था और उसने मन में सोच लिया था कि वो इस बार अपने भाई के साथ मिलकर श्लोक को ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके मन की बात मन में ही रह गई, क्योंकि उसी समय एक तेज स्पीड से आता हुआ ट्रक उसे कुचलकर चला गया था। ट्रक ने इतनी बुरी तरह से उसे कुचला था कि बंसल का चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद श्लोक के फ़ोन पर कॉल आया और काम हो गया, बोला गया। श्लोक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ देर बाद श्लोक वहाँ से जाने के लिए उठ गया तो उसके एक आदमी ने उससे पूछा, सर वो आदमी जिसे आप लेकर आए थे उसका क्या करना है। उसे आज रात यहीं रखना है, उसे पता न चलने पाए कि यह मेरा सीक्रेट प्लेस है। मैं कल सुबह उससे आकर मिलूंगा। इतना कहकर श्लोक वहां से चला गया। सैगल निवास, रात का समय। हीर ने आज सबके लिए खाना बनाया था। सुमन अभी तक अयान से नाराज थी, क्योंकि उसने सुमन से अभी तक कोई बात नहीं की थी और ना ही सालू को वो घर क्यों लाया इस बारे में उसने सुमन को कुछ बताया था। इसलिए वो अपने कमरे में ही थी। सालू दवाई के असर से अभी तक सो रही थी। अयान अभी ऑफिस गया हुआ था, क्योंकि श्लोक की जगह फिलहाल वो कुछ प्रोजेक्ट देख रहा था। देवनारायण जी भी हॉल में आकर बैठ गए थे और श्लोक का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो दोपहर के बाद घर नहीं लौटा था। इंतजार तो वैसे हीर भी कर रही थी श्लोक का, क्योंकि पिछले 2 दिनों में उसे हर पल श्लोक के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन आज वो दोपहर से गायब था और अब हीर को उसकी चिंता होने लगी थी। हीर के पास तो फोन भी नहीं था कि वो श्लोक से पूछ सके कि वो आखिर है कहाँ। हीर तो श्लोक के ख्यालों में ही खोई हुई थी, जब अचानक से बाहर गाड़ी की आवाज आई। वो बिना सोचे समझे रसोई से बाहर हॉल की तरफ भागी, लेकिन सामने से आन को आता देखकर उसका खुशी से खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उसने तो ये तक नहीं देखा कि हॉल में दादू भी बैठे हुए हैं और उसकी इस हरकत को उन्होंने भी देख लिया है। देवनारायण जी ने भी उसकी इस उदासी और श्लोक के लिए बेचैनी को देख लिया था। इसलिए वो बोले, श्लोक अक्सर रात में देर से घर आता है, इसलिए चिंता मत करो बेटा, मैं उससे बात करूंगा कि अब वो अपनी ये आदत बदल ले। लेकिन फिर भी तुम्हें भी उसके काम को समझते हुए थोड़ा सा सब्र करना ही होगा। जी दादू, हीर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, क्योंकि वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा थी और जल्दी से रसोई की ओर भाग गई थी। अयान भी अपने दादू से मिलकर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया था। कुछ ही देर बाद श्लोक भी आ गया था, लेकिन इस बार हीर रसोई से बाहर नहीं आई, क्योंकि उसे अब शर्म आ रही थी। हालांकि उसका बहुत ज्यादा मन था श्लोक को देखने का, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और खाना बनाती रही। श्लोक का भी दिल कर रहा था कि वो जल्दी से कमरे में जाए और अपने सुकून यानी कि हीर को देख सके, लेकिन दादू से मिले बिना कमरे में जाना सही नहीं होता। इसलिए वो हॉल में उनके पास बैठ गया। तुमको बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि अब से घर जल्दी आने की आदत डाल लो, दादू ने कहा तो श्लोक ने उनकी तरफ सवालिया निगाहें टिका दी। तो वो आगे बोले, कोई है जिसे तुम्हारी फिक्र मुझसे भी ज्यादा होने लगी है। बेचैनी में वो हॉल में दौड़ रही थी। हर आहट पर उसे लग रहा था कि तुम आ गए हो, इसलिए अब से उसके लिए अपने रूटीन को चेंज करो। श्लोक ने अपने बालों में हाथ फिराया और गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगा। उसे बहुत अच्छा लगा था यह सुनकर कि हीर उसके लिए बेचैन हो रही थी। अब उससे भी रहा नहीं जा रहा था हीर को देखे बिना, इसलिए वो वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगा। कहाँ चले? दादू ने पूछा तो श्लोक ने जवाब दिया, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। श्लोक के जाने के बाद देवनारायण जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हीर को श्लोक की जिंदगी में भेजा है। 2 ही दिन में मेरा पोता मुस्कुराना सीख गया है। बस अब इन्हें किसी की भी नजर न लगे। दूसरी तरफ एक बड़े से आलीशान घर में एक आदमी हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था।
कुछ ही देर में उसके सामने कुछ पुलिस वाले और उसके खुद के कुछ आदमी आए। उनके पीछे 4 आदमी एक लाश को लेकर आए थे, जिसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। लाश को उसके पैरों के पास रख दिया गया था। बंसल साहब, पूरे मुंबई हाईवे पर हमें यह लाश मिली है और हमें लगता है कि आपके भाई अनिल की लाश है। बाकी आप शिनाख्त कर देते तो कंफर्म हो जाता। यह अरविंद बंसल था, जो कि स्लोक की राइवल कंपनी का मालिक था। बंसल अपनी जगह से उठा और लाश के पास आया। उसने देखा तो चेहरा और शरीर पहचानने लायक ही नहीं था, लेकिन वो हाथ की छोटी उंगली देखकर अपने भाई को पहचान गया, क्योंकि उसकी छोटी उंगली बचपन से ही कटी हुई थी। अब वो अपने भाई की लाश के ऊपर फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर, किसने यह हाल किया है मेरे भाई का? बंसल जोर से बोला। सर, आपके भाई की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, इंस्पेक्टर बोला। नहीं, मेरा भाई एक्सीडेंट से नहीं मरा है, बल्कि उसका खून हुआ है। गुस्से से बंसल ने इंस्पेक्टर के कॉलर को पकड़ लिया, तो इंस्पेक्टर ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए मिस्टर बंसल। माना कि आपके भाई की मौत का आपको सदमा लगा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें। मेरा भाई कल से गायब था और आज उसकी मौत हो गई। मैं मान ही नहीं सकता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसे श्लोक सहगल ने मरवाया है, बंसल ने श्लोक पर आरोप लगाते हुए कहा। आप ऐसे सीधे सीधे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आपके भाई के गायब होने पर आपने पुलिस कंप्लेंट की थी कहीं? इंस्पेक्टर ने कहा तो बंसल ने नाम में अपना सिर हिला दिया। तो फिर हम मिस्टर सहगल पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमारी कोई भी मदद की अगर आपको भविष्य में जरूरत हुई तो आप याद कर सकते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा और वहां से निकल गया। पुलिस के जाने के बाद बंसल ने अपने भाई की लाश को देखा और मन ही मन बोला, श्लोक सहगल, तूने यह ठीक नहीं किया। मेरे भाई की जान ले ली तूने। तेरी इस हरकत का भुगतान तेरे पूरे परिवार को करना पड़ेगा। सहगल निवास। हीर से मिलने के लिए श्लोक जल्दी से कमरे की ओर गया। जितनी स्पीड से वो कमरे में गया था, उसी स्पीड से उसने पूरे कमरे में हीर को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। श्लोक का मुंह उतर गया। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, ये तीखी मिर्ची बिना मुझे परेशान किए बिना नहीं रह सकती। हमेशा कमरे में घुसी रहती है, और आज जब मैं उसके लिए कमरे में आया हूँ तो मैडम पता नहीं कहाँ चली गई हैं। श्लोक बड़बड़ाते हुए ही फ्रेश हुआ और नीचे आया तो देखा हीर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही है। हीर को देखते ही श्लोक का दिल झूम उठा। जिसे देखने के लिए इतनी देर से तड़प रहा था, वो तो नीचे ही थी। श्लोक जल्दी से उसके पास आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। हीर जैसे ही पीछे मुड़ी तो श्लोक से टकरा गई और श्लोक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। हीर के शरीर में सिरन दौड़ गई। वो अटकती हुई सी आवाज में बोली, श्लोक जी, आप अचानक से कैसे आ गए? आई थिंक ये मेरा ही घर है। श्लोक के अनोखे जवाब से हीर चिढ़ गई और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मेरा मतलब था कि मेरे पीछे अचानक से कैसे आ गए? श्लोक ने उसे जानबूझकर छेड़ते हुए कहा, मैं तो खाना खाने के लिए आया था, तुम अचानक से मुड़ गई। कहीं तुम जानबूझकर तो नहीं मुड़ी थी कि मुझसे टकराओ और मैं तुम्हें कमर से होल्ड करूं? मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे अकड़ू से टकराने का। पहले भी बताया था मैंने, वो दूसरी लड़कियां होंगी जो आपके करीब जाने के बहाने ढूंढती हैं। हीर ने अब गुस्से से कहा और वहां से चली गई। दरअसल उसे उम्मीद थी कि श्लोक उससे कुछ रोमांटिक बात करेगा, लेकिन उसने हीर को चिढ़ा दिया था। मैं भी किससे उम्मीद लगा रही थी जो एक नंबर का जल्लाद और अड़ियल इंसान है। ये कभी राघव जी से मुझे दो प्यार की बातें नहीं करने देता था, तो खुद कैसे कर लेगा रोमांस? बड़बड़ाते हुए हीर रसोई में चली गई थी। श्लोक भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि किचन में कुकिंग स्टाफ भी होगा, और अगर उन्होंने श्लोक को यूं हीर के पीछे पीछे घूमते हुए देखा तो वो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। बस यही सोचकर वो वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद अयान और देव नारायण जी भी आ गए थे खाना खाने के लिए। हीर ने सबको खाना परोसा और फिर खुद सालू के लिए सादा खाना लेकर उसके कमरे में चली गई थी। आज सारा खाना श्लोक की पसंद का बना था और श्लोक बड़े मजे लेकर खाना खा रहा था। तभी हीर वापस आई
और अयान के पास बैठते हुए उससे पूछा, अयान, माँ नहीं आई खाना खाने के लिए? मम का खाना मैं उनके कमरे में ही ले जाऊंगा। दरअसल उनके सर में दर्द था, इसलिए वो नहीं आई टेबल पर। अयान ने बड़ी सफाई से अपनी माँ की नाराजगी वाली बात हीर से छुपा ली। हीर को अजीब लगा कि श्लोक की माँ खाने के लिए नहीं आई है, फिर भी श्लोक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, हीर ने भी खाना शुरू किया और जब सबका खाना हो गया तो वो सालू के कमरे में चली गई। श्लोक और अयान भी उसके कमरे में आ गए थे। श्लोक ने सालू की तबीयत के बारे में पूछा और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा। हीर और श्लोक कुछ देर बाद अपने कमरे में जाने के लिए उठ गए, जबकि अयान वहीं बैठा हुआ था। तुझे नहीं जाना क्या सोने के लिए? श्लोक ने उससे पूछा तो वो बोला, आप लोग चलिए, मैं सालू को थोड़ी देर कंपनी दूंगा, बेचारी बोर ना हो जाए हमारे घर में। ज्यादा परेशान मत करना उसे, रेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने उसको ज्यादा से ज्यादा। श्लोक ने कहा तो अयान झट से बोला, अरे मेरी कहाँ इतनी मजाल कि मैं सालू जी को तंग कर सकूं, उसका ठेका तो इन्होंने पहले से ही ले रखा है। अयान की बात सुनते ही सालू ने अपने पास रखा हुआ छोटा तकिया उठाकर अयान को मारा, जो सीधा उसके मुंह पर लगा। अयान ने हीर और श्लोक दोनों को इशारा किया। देखा, मैंने क्या बोला था? अयान और सालू की नोकझोंक फिर से शुरू हो गई थी, जो कि अयान ने सालू का मूड बदलने के लिए जानबूझकर की थी। हीर और श्लोक अब वहां से निकलकर अपने रूम में चले गए। हीर जब बेड पर सोने के लिए आई तो आज उसने अपने और श्लोक के बीच में तकिया नहीं लगाए। यह देखकर श्लोक को हैरानी हुई तो उसने पूछ ही लिया, आज तकियों की दीवार नहीं बनानी है तुम्हें? हीर ने अपनी गर्दन नामे हिला दी तो श्लोक ने पूछा, क्यों? क्योंकि भरोसा है मुझे आप पर कि आप मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। उसकी यह बात सुनते ही श्लोक ने उसे झट से अपने करीब खींचकर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और बेहद प्यार से बोला, और अगर रात में मेरा मन बदल गया तो? तुम्हारी खूबसूरती और करीबी से मेरा ईमान डोल गया तो? श्लोक को क्या जवाब देगी हीर? बंसल नाम का तूफान क्या परेशानियां लाएगा श्लोक की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।